उन्होंने काम किया, परंतु सबकी समान बातें कुछ थी। इन सब लोगों ने प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से देश हित में, समाज हित में, संस्कृति और धर्म के हित में ही काम किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। निस्पृहता उनका गुण था और निर्भय थे, परिस्थिति की परवाह नहीं की, क्या भुगतना पड़ेगा इसकी कभी चिंता नहीं की। संघर्ष का कर्तव्य उपस्थित हुआ तो पूरे जोर से संघर्ष किया। उसमें आवश्यक जो कठोरता आवश्यक है, उस कठोरता का भी वर्ण किया। लेकिन ऐसा होने के बाद भी वो किसी के द्वेष्टा नहीं बने। उन्होंने अपने मन में किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं रखी। सबके प्रति निर्वैर भाव से अपना कर्तव्य वो करते थे। और इसलिए उज्ज्वलशील संपन्न उनका यह जीवन सज्जनों के लिए आधार बना, दुर्जनों को उनके कर्तृत्व की धाक बनी। इस प्रकार की समाज में शक्ति जब खड़ी हो जाती है, तब फिर समाज का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है। बाकी सब सहायक बनता है। ऐसे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता आज की परिस्थिति हमको बार बार बता रही है, ये आवश्यक है। और उसके आदर्श ये जीवन है। क्योंकि परिस्थिति हमेशा, चुनौतियां तो रहती ही है, अच्छा भी रहता है। दुनिया की हो, देश की परिस्थिति हो। अभी वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन करते समय आपने बताया भविष्य के लिए तैयार होना है। और भविष्य इस तकनीकी के कारण कई प्रकार की नई सुविधाएं लेके आएगा। आज तक विज्ञान कई प्रकार की सुविधाएं लेकर आया है। तो मनुष्य जीवन भौतिक दृष्टि से पहले से सुखी है। परंतु हम देखते हैं कि इतने प्रगत सुखी मानव समाज में अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण कैसे कैसे संघर्ष चलते हैं। इस्राएल के साथ हमास का जो युद्ध छिड़ा, वो अब कितना व्यापक होगा और उसकी आग में कौन कौन झुलसेंगे और दुनिया पर इससे कौन सा संकट आएगा, इसकी चिंता सबको लगी है। तो परिस्थिति के दोनों पहलू होते हैं। अपने देश का जब विचार करते तब भी अपना देश आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अतिथि महोदय ने वर्णन कर दिया है। बहुत नपे तुले शब्दों में पूरा चित्र आपके सामने आया है। ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। समाज की समझदारी भी धीरे धीरे बन रही है। उसके परिणाम स्वरूप हम ऐसा देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए। इसका ही परिणाम हम देखते हैं सारे दुनिया में। भारत की साख बढ़ी है, प्रतिष्ठा बढ़ी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा विचार सबको स्वीकार्य है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है। लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है, वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है। कई मामलों में देश आगे जा रहा है और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कि स्व के गौरव की भावना बढ़ रही है। अपने देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छे लक्षण हैं
और ये चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी तात्कालिक समय के वैशिष्ट्य के नाते खड़े हैं। ये करवट बदली है भारत के समाज में, और समाज आगे बढ़ेगा, देश को आगे ले जाएगा, इसका पूर्ण विश्वास है। परंतु जीवन का मार्ग कभी निष्कंटक नहीं होता, और इसलिए कुछ चुनौतियां भी सामने है। विजयादशमी के भाषण में इन दोनों बातों की चर्चा होती है, परंतु चूंकि देश की आगे कुछ चलती रहेगी ये विश्वास है, उस तरफ देश ने रुख कर लिया है और देश आगे ही बढ़ेगा। उसकी चर्चा इस भाषण में आज मैं कम करने वाला हूं। एक चुनौती ऐसी ध्यान में आती है जिसका विचार हम सबको करना चाहिए, क्योंकि वो केवल हमारे सामने यानी संघ के सामने चुनौती नहीं है, केवल हिंदू समाज के सामने नहीं है, केवल भारतवर्ष के भी सामने नहीं है, पूरे दुनिया में वो चुनौती उठ रही है। उसको हमको समझना होगा, क्योंकि बहुत मायावी रूप धारण करके वह चुनौती आगे चलती है। इसलिए उसकी चर्चा करना मुझे आवश्यक लगता है। भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत आगे न बढ़े ऐसा चाहने वाली शक्तियां भी दुनिया में है, जिनके निहित स्वार्थ मार खाते हैं भारत के प्रमुखत्व के कारण। वो अपेक्षा तो यही है कि उनका विरोध होगा, तरह तरह की चालें वो चलेंगे, भारत को दबाने का, एक विशिष्ट मर्यादा के अंदर ही बढ़ने देने का प्रयास करेंगे। वैसा हो भी रहा है, क्योंकि आखिर अभी तक भारत छोड़कर बाकी विश्व ने अपने स्वार्थ की बलि देकर भी दुनिया को बड़ा करने का मार्ग पकड़ा नहीं है। हम ये करते हैं, आज भी कर रहे हैं, सबको मदद करते हैं। हमारी शत्रुता करने वालों को भी आवश्यकता में मदद करने वाले हम हैं। शांति रहे इसलिए अपने हितों का बलिदान भी हमने कई बार किया है और करते हैं। ऐसा स्वभाव दुनिया में नहीं है, और इसलिए भारत आगे बढ़ रहा है या कोई भी देश आगे बढ़ रहा है, कल चल के हमारा स्पर्धक बनेगा ऐसा डर जिनको लगता है, वो उस देश में तरह तरह के उत्पाद करने में कम नहीं करते। भाषा तो विश्व बंधुत्व की होती है, परंतु वो वहां तक ही है। अपने निहित स्वार्थ ठीक रहने चाहिए, अपनी सुरक्षा को धक्का नहीं लगना चाहिए, और इसलिए दूसरे देशों में कई प्रकार के उत्पाद खड़े करना, जनतांत्रिक तरीके से वहां कोई सरकार चुन के कारोबार कर रही उसको नीचे लाना, ऐसा दुनिया में चलते रहता है। ये दुनिया की रीति लगभग बन गई है, जो नहीं बननी चाहिए लेकिन है। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पाद तो उससे नहीं होता। वो कारण उनकी चर्चा जिनका विषय है वो करें, परंतु दो बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पाद के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया, परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। उनको आवश्यकता है मदद की, विश्व भर के हिंदुओं की, भारत के सरकार की सहायता उनको मिले, ये उनकी आवश्यकता है। परंतु इससे ये ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है,
तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, योगदान देने वाले बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं, अशक्त रहना नहीं। इसको हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है, और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है। और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ के दुकान तो बंद हो जाएंगे, और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार जाता है। परंपरा से दुनिया में कहीं भी कोई भी समाज जीवन में जो मंगल है, भद्र है, ऐसा मानता है, उसको ध्वस्त करना ये इनके कार्य प्रणाली का अंग है। और ये करने के लिए पहला सूत्र उनका होता है, इन्वेड द इंस्टीट्यूशंस। संस्थाओं को कब्जे में लो। शिक्षा संस्थान है, विद्यापीठ है, शिक्षा व्यवस्था है, माध्यम है, बौद्धिक जगत है, इन सब पर अपनी पकड़ कायम करके उनके द्वारा समाज में विचारों की विकृति का प्रसार करना, विचारों को बिगड़ना, अपनी परंपरा के प्रति, अपने स्वत्व के प्रति अश्रद्धा से उत्पन्न करना। हम ही अपने लोगों को गाली दे, हम ही अपने बातों को तुच्छ माने, उनकी लज्जा करें, इस प्रकार का वातावरण पैदा करना। इतना बड़ा समाज है, उसकी कई विविधताएं हैं, उन विविधताओं को अलगाव में परिवर्तित करना नहीं है। वहां कोई जबरदस्ती विविधता आरोपित करके हम विविध है इसलिए हम अलग है, हम विविध है इसलिए हम एक नहीं है, हमारे स्वार्थ अलग है, ऐसा नैरेशन देना। इतना बड़ा समाज है, छोटी मोटी समस्याएं सबकी रहती है, बड़ी समस्याएं भी रहती है। समाज की स्थिति में सब कुछ ठीक ही रहता है ऐसा नहीं, सुधारने का भी बहुत कुछ होता है, तो कई अन्याय चलते रहने वाले रहते हैं। इन सबको लेकर एक असंतोष उत्पन्न करना, संघर्ष उत्पन्न करना, टकराव की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों को उग्र बनाना, व्यवस्था, कानून, सत्ता, प्रशासन, इन सब के प्रति अश्रद्धा, अनादर का व्यवहार सिखाना, इससे उस देश पर बाहर से वर्चस्व चलाना आसान होता है। पहले जैसा आपस में युद्ध करना अब आसान नहीं है। अब युद्ध इस प्रकार से होता है, इसको मंत्र विप्लव कहते हैं अपने परंपरा में। ऐसा मंत्र विप्लव चल रहा है, और ऐसी भ्रम की स्थिति में उनको देश के अंदर भी कभी बार साथी मिल जाते हैं, जाने अनजाने। प्रजातांत्रिक देश है अपना,
अनेक दल रहेंगे, उनकी स्पर्धा चलेगी। ये प्रजातंत्र की पद्धति है। लेकिन समाज में ये अलगाव, टकराव देश की एकता, एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए, अथवा दलों के स्वार्थ समाज की सद्भावना और राष्ट्र की एकात्मता को गौण बनाकर चलाए गए, तो फिर किसी एक का पक्ष लेके उनके पीछे खड़ा रहना, खुद मैदान में नहीं आना, अल्टरनेट पॉलिटिक्स ऐसा कहते हैं, पर्यायी राजनीति, उसके आड़ में अपना ये एजेंडा और ये पद्धतियां चलाती है। और ये मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं बता रहा हूं, पुस्तकें निकल रही है पाश्चात्य देशों से वहां की परिस्थिति के बारे में। पाश्चात्य जगत के अनेक प्रगत देशों में इस मंत्र विप्लव के परिणाम स्वरूप जीवन की स्थिरता, शांति और मांगल्य संकट में पड़ा हुआ उनको अनुभव होता है, हमको भी दिखाई देता है। और भारत के चारों ओर, विशेषकर सीमावर्ती प्रांतों में इस प्रकार के कारस्थानों के चलते क्या क्या हो रहा है हम देख सकते हैं। समय पर हमको जागना है। हमारा देश सांस्कृतिक एकात्मता के अधिष्ठान पर खड़ा है। अंडरलाइंड कल्चरल यूनिटी, ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अन्यत्र भाषणों में कहा है। और नैतिक विचारों का, अध्यात्म के सत्य का एक बलशाली अधिष्ठान हमारे समाज की स्थिरता को, आपस के संबंधों को, व्यक्तिगत और राष्ट्रीय व्यवहार को मिला है। इन आधारों को नष्ट करने के कुप्रयासों को समय के पूर्व हमको रोकना पड़ेगा। उसके लिए समाज को प्रयास करने पड़ेंगे। एक ऐसा राष्ट्रीय नैरेटिव चलाना पड़ेगा, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। कानून संविधान की मर्यादा में रहते हुए, अपने सांस्कृतिक अधिष्ठान पर पक्का रहते हुए हमको इसकी योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि समाज को सुरक्षित रखने के लिए इसी का उपयोग होगा। संस्कारों का क्षरण इन विभेदकारी ताकतों को पुष्ट करता है, और वो बलवान होती है तो वो भी संस्कारों के क्षरण का कारण बनती है। और हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष में इस प्रकार का मनोवचन कर्मों पर कुप्रभाव निर्माण हो रहा है, क्योंकि अब कोई बात छिपी रहती नहीं, मीडिया सर्वत्र पहुंचता है। बड़ों के साथ बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है। मोबाइल पर वो क्या देख रहे हैं, उनको क्या दिखाया जा रहा है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। घर में क्या देखना, नहीं देखना, इस प्रकार का विवेक नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में घर परिवारों में ये नियंत्रण स्थापित करना और अपनी विधि व्यवस्था में भी इसके व्यवस्था के लिए, कोई इसके नियंत्रण के लिए कानून बनना, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि इन संस्कार भ्रष्टता के कई प्रकार के कुपरिणाम है। ये विवेक न होने के कारण कई जगह नई पीढ़ी नशीली दवाओं की आदतों में खोखली होती चली जा रही है। कहीं पर दिखता है, कहीं पर नहीं दिखता है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हो गया है कि कोई नशीली दवा जो नहीं लेता उसको पिछड़ा माना जाता है। इस प्रकार का वातावरण भी उत्पन्न हो रहा है। और हम देखते हैं कि हमारे देश की परंपरा क्या है, हमारा देश कैसा है। एक द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगा, महाभारत हो गया, कोई कारण नहीं था। ऐसी बातों का नियंत्रण त्वरित करना प्रशासन का काम है। कई करते हैं, कई थोड़ी ढिलाई भी दिखती है, परंतु प्रशासन आते तक तो समाज को भुगतना पड़ता है।
तो इसलिए समाज को तैयार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। गुंडागर्दी नहीं चलने देनी है। गुंडागर्दी को किसी का सैंक्शन नहीं है, और गुंडागर्दी किसी की भी हो वो क्षम्य नहीं है। अपना और अपनों का प्राण और चीज वस्तु इसकी रक्षा करना ये अपना अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। बातें प्रशासन को, पुलिस को करनी है, उनको ही करनी देनी चाहिए। उनके आते तक अपने प्राण को बचाना, अपनों के प्राणों को बचाना ये अपना अधिकार है। उसके लिए समाज को सजग रहना पड़ेगा। सजगता से होगा ही नहीं, हो गया तो सन्नद्ध भी रहना पड़ सकता है। भाई वर्णन सारा किसी को लड़ाने के लिए नहीं कर रहा हूं, डराने के लिए भी नहीं कर रहा हूं। ये परिस्थिति है, दूसरी भी है, अच्छी परिस्थिति भी है, अच्छी बातें भी हो रही। हमको इस परिस्थिति में से जाना है, और इसलिए क्योंकि हम सबकी इच्छा है अपना देश एकात्म हो, सारे झगड़े समाप्त हो, अपना देश बड़ा बने, सबकी इच्छा है, सबका कर्तव्य भी है। और इसलिए समाज की एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति चाहिए, विशिष्ट दिशा में प्रयासों की आवश्यकता रहती है। समाज स्वयं जगता है, अपना पुरुषार्थ करता है, तब महापुरुष, संगठन, संस्थाएं, प्रशासन, शासन ये सब सहाय्य कार्य होते हैं। समाज की स्वस्थ स्थिति से सारे उपद्रव टल जाते हैं। जैसे इम्यूनिटी कम होने के बाद रोग आते हैं। क्या क्या कर रहे हैं? आपस में शेयर करना, बताना, कल्पनाएं मिलती है अन्य लोगों को प्रयास करने के लिए। लेकिन इनके साथ और दो विषयों की चर्चा करना। अपने अपने जाति वर्ग के लिए हम ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम सब मिलकर अपने उस खंड में समाज की कौन सी एक समस्या है जो हम उठाकर अपने बलबूते उसको ठीक कर सकते हैं। पूरे समाज की कोई समस्या, हर 2 महीने बैठते तो 2 महीने में एक कोई समस्या उठाकर उसको ठीक करना, सबने मिलकर तय करना, इसको हम हाथ लगाएंगे, इसको हम ठीक करेंगे। और दूसरा ये तय करना कि हम सब जाति वर्ग यहां रहते हैं, हम मिल रहे हैं, वो हम में जो दुर्बल जाति है उसके लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। ऐसी एक बैठक में मैं था, वह वाल्मीकि बंधु थे, उन्होंने खड़े होकर बताई अपनी समस्या। हमारे बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है, सरकारी विद्यालय चलता नहीं है, प्राइवेट विद्यालय हमको पुराता नहीं है, बच्चे कहां पढ़े। तो वहां राजपूत समाज के लोग बैठे थे, खड़े हो गए, उन्होंने कहा आपकी बस्ती तो हमारी बस्ती को लगकर है। उनका है, बोले हमारा स्कूल है, 20% लोगों को हम लेंगे, बिना फीस के पढ़ाएंगे, और वो काम शुरू हो गया। समाज में विभिन्न जाति वर्गों के लोग बैठकर नियमित इन 3 विषयों का विचार अगर करते हैं तो समाज में सद्भावना नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, और कौन उस सद्भावना को तोड़ सकेगा। क्योंकि सब जानते हैं कि हम अपना भी विचार करते हैं, सबका भी विचार करते हैं, हम सब एक दूसरे से लगे हैं, हमारी संबंध है। ये करना पड़ेगा, इस बात को लेकर हम जाएंगे, और हम आए इसकी राह देखने की आवश्यकता नहीं, जहां हो सकता है वहां शुरू होना चाहिए। दूसरा विषय सामने आता है, जागतिक समस्या है, पर्यावरण की। सारी दुनिया त्रस्त है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह चिंतकों के सामने है, सृष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी, और अपने देश में भी उसका अनुभव हो रहा है। हम देखते हैं हमारे यहां पर तरह तरह के उत्पाद हो गए, ऋतु विचित्र बन गई, कभी भी आती है, और जब आती है तब फूट पड़ती है। वर्षा नहीं होगी तो मुंह तक में छाले पड़ जाएंगी, इतनी गर्मी, और होगी तब छालों सहित सबको बहा ले जाएंगी। ये विचित्र तीव्रता ऋतुओं की उत्पन्न हो गई है। ये सब होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण पर्यावरण के बारे में एक अधूरी दृष्टि पर चलना है। अब सारी दुनिया इसको अनुभव कर रही है, और इसलिए उस दृष्टि को बदलने का प्रयास भी सर्वत्र हो रहा है। अपने देश में भी उसकी बात तो हम करते हैं, परंतु उसी दृष्टि को लेकर हम भी चले, दुनिया का अंधा अनुसरण किया, और इसलिए हम देखते हैं हमारे यहां भी वो उत्पाद हो रहे। हमारी जमीन विकृत हो गई, हमारा पानी अशुद्ध हो गया,
हमारी वनस्पतियों में केमिकल्स आ गए, उसके कारण बीमारियां बढ़ रही है, ऋतु ऐसे बन गए हैं, जंगल कट गए, हरियाली नष्ट हो गई, नदियां सूख गई, अन्न जल वायु धरती सब विषाक्त हो गए, पर्वत ढहते हैं, भूमि फटती है। पिछले 2 वर्षों के समाचार देखिए। तो इस विचार को बदल के हमको अपने विकास पथ को सही, जो अपना परंपरागत पूर्ण विचार है, जो पर्यावरण के प्रति कृतज्ञता रखता है, मित्रता रखता है, उसके आधार पर कई प्रकार की अपनी पद्धतियां और पर्यावरण को पुष्ट करने वाली पद्धतियां हैं, मनुष्य जीवन को सुखी ढंग से चलाते हुए। जैसे जैविक कृषि है, 10,000 साल की खेती है हमारे देश में, जमीन अभी भी दे रही, उर्वर है। रासायनिक खेती हुई, 200 साल में भूमि बंजर बन गई। अब कई जगह भूमि को 3-3, 4-4, 10-10 साल विश्राम देना पड़ता है, उसमें तरह तरह के जैविक खाद डालने पड़ते, तब कृषि योग्य बनती है। ऐसी स्थितियां हमारे देश में भी कहीं कहीं हो गया है। हमको अपने विचार के आधार पर अपना विकास पथ बनाना पड़ेगा और नीति उस प्रकार बनानी पड़ेगी, उसका कोई पर्याय नहीं है। परंतु इसके लिए विचार बनना चाहिए, सारे देश में एक समान वैचारिक भूमिका बनानी पड़ेगी। उस भूमिका का क्रियान्वयन करना है तो देश में भी इतनी विविधता है, तो क्रियान्वयन की पद्धति विकेंद्रित बनानी पड़ेगी। इसको करने में समय लगेगा, तो तब तक रुकने की आवश्यकता नहीं। अपने घर से हम प्रारंभ कर सकते। 3-3 छोटी चीजें करना, पानी बचाओ और पानी का संधारण करो, जल संधारण करना और कम से कम उपयोग में चलाना, फालतू जाने नहीं देना। दूसरी बात है प्लास्टिक हटाओ, कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक अपने यहां नहीं चलना चाहिए। और तीसरी बात है पेड़ लगाओ, घर में भी हरियाली रखो, आंगन है तो बगीचा करो, पेड़ सब्जी वहां उगाओ। नींबू का पेड़ हो सकता है, सीताफल का पेड़ हो सकता है, छोटी मोटी सब्जियां हो सकती है, पालक मेथी ये सब हो सकता है, छोटे से आंगन में भी हो सकता है, गमलों में भी वो खेती हो सकती है, छत पर भी खेती हो सकती है। घर की हरियाली बढ़ाओ और अपने गांव की, शहर की, मोहल्ले की हरियाली बनाने के लिए वृक्षारोपण करो। और कोई भी वृक्ष मत लगाओ, परंपरा से उस आबो हवा में मनुष्य जीवन को जो धारण करते हैं, ऐसे वृक्षों का ज्ञान अपने यहां है, वो लगाओ। कई पेड़ हमने फैशन के नाते लगाए, विदेशों से आयात करके लगाए। अब उनको काटने की आज्ञा सरकार दे रही है, क्योंकि उसके कारण मदनपल्ली गया था, कुछ पेड़ लगे थे, ये पेड़ काटने को कहा है सरकार ने। क्यों कहा है भाई? अच्छे तो घने पेड़ है, इस पर पंछी नहीं बैठता और इसकी हवा में आने वाले को विकार होते हैं, विषारी हवा है, ऐसे पेड़ हम क्यों लगाए? हमारे यहां पेड़ है परंपरा से, नीम का पेड़ इतना गुणकारी है, ऐसे पेड़ है। वृक्षारोपण करना, ये करते हैं तो नीतिगत प्रश्नों के संबंध में हल करने में जो समय लगेगा, विलंब होगा, उस बीच नुकसान तो कम होगा या थम जाएगा। यह हमको करना चाहिए। दूसरी बात आती है संस्कार क्षरण की चर्चा हमने की। संस्कार शिक्षा से मिलते हैं। शिक्षा 3 जगह से होती है। एक अपना घर है, घर में सांस्कृतिक मूल्यों का प्रशिक्षण होता है, घर के वातावरण से, घर के लोगों के आचरण से। ये जो कहा मैंने, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, आज की हवा बिल्कुल उल्टी चलती है ना। तुम ही सब कुछ हो, इंडिविजुअलिज्म। यहां कहते हैं आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरे जैसे सब लोग हैं, जिससे मुझे खराब लगता है दूसरों के साथ नहीं करूंगा। पैसा शॉर्टकट से नहीं लूंगा, पसीने का कमाऊंगा वही खाऊंगा। दूसरों का पैसा मिट्टी का ढेला है मेरे लिए।
परद्रव्येषु लोष्ठवत् और मातृवत परदारेषु। ये प्रशिक्षण कहां होता है? सबसे पहले अपने घर में होता है, बचपन से होता है। घर का वातावरण वैसा करना, घर के सब लोगों को वैसा व्यवहार रखना चाहिए, अपने कुटुंब में इसकी चर्चा करते रहनी चाहिए, वैसा वातावरण बनाना चाहिए। शिक्षा नीति में ये आना चाहिए। नई शिक्षा नीति में इसका प्रयास चल रहा है, परंतु वो जो कॉलेज स्कूल में शिक्षा मिलती है, यानी प्रबोधन होता है, भाषण होता है, पढ़ना होता है, सुनना होता है, केवल उससे नहीं होता, देखना भी होता है। शिक्षा में जो पढ़ाया जा रहा है उसका मूर्तिमंत उदाहरण शिक्षक प्राध्यापक होने चाहिए। वहां से प्रारंभ करना पड़ेगा, उनके प्रशिक्षण का कोई तरह का ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, शिक्षा तो बाद में आती है। आयु के 3 साल से लेकर 12 साल तक की घर के वातावरण से और घर में होने वाले संवाद से मनोभूमिका बनती है, आदमी उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए घर और ऐसे शिक्षा संस्थान, उसके साथ साथ सामाजिक वातावरण, समाज में जिनको देखकर लोग चलते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना महाजनो येन गतस्स पंथा, कई उक्तियां हैं। समाज के प्रमुख लोग जैसा चलते हैं वैसा सब लोग करते हैं, विचार करने की झंझट में नहीं करते पड़ते, उनकी वो क्षमता नहीं, वो समझते भी नहीं। तो जिनको बड़ा माना जाता है, जो लोकप्रिय है, जो प्रभावी है, वो जैसा कहेंगे करेंगे, वैसा कहते करते हैं लोग। उनको ये चिंता करनी चाहिए, समाज के मन को गढ़ने वाले माध्यमों को इसकी चिंता करनी चाहिए कि हमारे करने में से समाज की धारणा करने वाले, समाज में भद्रता, मांगल्य कायम रखने वाले मूल्यों का पोषण होना चाहिए। कम से कम उसको धक्का लगे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार की बातें आती है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वगैरह पर, बताना भी अभद्रता होगी, इतना बीभत्स होता है। और इसलिए मैंने कहा कि इसका कानून से भी नियंत्रण होने की आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। जो संस्कार भ्रष्टता था, एक बड़ा कारण वो भी है। और इन्हीं संस्कारों का जीवन में प्रकटीकरण जब होता है तो उसका एक दूसरा पहलू है हमारा सामूहिक जीवन, सामाजिक जीवन, नागरिकों का जीवन। हम लोगों को देश में साथ में रहना है, साथ में रहना है तो ठीक से चलना आना चाहिए ना। अभी आपने देखा यहां कीचड़ फैला था, उसमें चलना संभव नहीं था, चलते फिसल जाते, ठेला ठेली होती। चलने का कार्यक्रम रद्द कर दिया, क्योंकि बाजार में चलना अलग बात है, वहां कोई किसी का रहता नहीं, अपना अपना काम करने आता है, चले जाता है, तो भीड़ रहती है, ठेला ठेली होती है, सब होता है। लेकिन ठीक से चलना है तो मिलके चलने का शास्त्र रहता है, मिलके चलने के नियम होते हैं। देशकाल परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भी होता है। आज 2 पथ संचलन होने वाले थे, एक करना पड़ा, एक उसमें 6 कतारों में चलने वाला था, सबको 4 में चलना पड़ा, क्योंकि वर्षा के कारण एक परिस्थिति आई। ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन अपने समय में जो भी नियम है साथ चलने के, उसका पालन करना चाहिए। नागरिक अनुशासन होता है, कई प्रकार के कर बिल भरने पड़ते हैं, समय पर भरना चाहिए। दीनदयाल जी ट्रेन में जा रहे थे, ट्रांजिस्टर बंद कर दिया, सामने वाले को कहा कि आपके पास ट्रांजिस्टर लगाओ, मुझे वार्ता न्यूज सुननी है। सामने वाले ने कहा अभी तो आपने बंद किया आपका, तो मैंने इसलिए बंद किया कि अभी इसका लाइसेंस रिन्यू करना बाकी है, अभी इसका लाइसेंस समाप्त हो गया, रिन्यू करने के बाद मैं लगाऊंगा, तब तक कृपया आपका दीजिए। दीनदयाल जी बड़े व्यक्ति थे, नेता थे, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। वो ये नहीं करते तो उनको कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन उन्होंने इसका ध्यान रखा। गलती से एक बार सब्जी वाली को खोटा पैसा चला गया, वापस आए कार्यालय से,
सारा खुर्दा ढूंढ के वो खोटा पैसा वापस लिया, खरा पैसा दिया, खोटा पैसा नदी में फेंक कर आए क्योंकि दूसरा कोई उसका उपयोग न करे। ये आचरण, ये समाज के नियम होते हैं, राहदारी के नियम होते हैं। कैसे चलना, कितना स्पीड, लाल बत्ती, हेलमेट, सारी बातें। इन सबका ठीक से पालन होना चाहिए, श्रद्धापूर्वक पालन होना चाहिए, अक्षरशः और भाव ध्यान में रखकर भी। और ऐसे ही अपने पूरे देश को एक चलने का अपना अनुशासन है, अपना संविधान। वो संविधान हम सब लोगों ने अपने लिए धारण किया है। संविधान की प्रस्तावना में पहला वाक्य है, हम भारत के लोग अपने आप को इस संविधान को अर्पण करते हैं। इस भाव के ध्यान में रखना। वो संविधान अपने देश के चलने का अनुशासन है, उस अनुशासन का भी पालन होना चाहिए। और इसलिए उस संविधान के 4 प्रकरण विशेष महत्वपूर्ण है। सबको उसका प्रबोधन मिलना चाहिए, सब में उसकी चर्चा होनी चाहिए। एक तो संविधान की प्रस्तावना है, दूसरा संविधान में मार्गदर्शक तत्व है, संविधान में मूलभूत कर्तव्य है और संविधान में मूलभूत अधिकार है। सामान्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए, उसके प्रबोधन की व्यवस्था होनी चाहिए। घर में से, स्वभाव में से हमको मिलजुल कर चलने की कला मिलती है, वो मिलनी चाहिए। वो पारस्परिक व्यवहार का अनुशासन, परस्पर व्यवहार में मांगल्य, सद्भावना, भद्रता और सामाजिक व्यवहार में देशभक्ति और समाज के प्रति आत्मीयता के साथ कानून संविधान का निर्दोष पालन, ये सब मिला के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चारित्र्य बनता है। देश की सुरक्षा, एकात्मता, अखंडता व विकास के लिए यही 2 पहलुओं महत्वपूर्ण है। इनका त्रुटिविहीन और संपूर्ण होना आवश्यक है। इसलिए सजगता और सातत्य के साथ इसकी आदत लगानी चाहिए। आदत की बात है, समझते सब है, करने की आदत जो पड़ी है उसको बदलने की बात है। इसलिए हमेशा सतर्क रखते, एक एक कदम पर इसमें, इस चौखट में मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं, ये देखना चाहिए। और ये आचरण सतत ऐसे होता है, उसकी प्रेरणा है स्व की प्रेरणा। स्वदेशी हम कहते हैं। ये स्व क्या है? अध्यक्ष जी ने उल्लेख किया, हम कौन है, कहां से आए, कहां जाना है। इसके आधार पर हमारे पूर्वजों ने एक सत्य को प्राप्त किया।